गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। तो 5 राज्यों के नतीजों में 4 राज्यों में भले ही कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई, लेकिन बीजेपी कह रही है साहब कि मुस्लिम तुष्टीकरण ने कांग्रेस ने सभी 5 राज्यों में बाजी मार ली है। मतलब 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस हारी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस ने 5 राज्यों में बाजी मार ली है। टीएमसी समेत सभी सहयोगियों पर कांग्रेस तुष्टीकरण के मामले में भारी पड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस नई मुस्लिम माओवादी लीग बन गई है। बीजेपी हर बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुओं से एलर्जी है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नई मुस्लिम लीग बन चुकी है, मुस्लिम माओवादी लीग। कांग्रेस अब देश की संस्कृति, संवेदनाओं को समझने की बजाय तुष्टीकरण के नशे में चूर है और तुष्टीकरण और हिंदू विरोध के बीच की महीन रेखा को भी कांग्रेस पार्टी पार कर चुकी है। अब आज की कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनकर फिर देश बांटने में जुट गई है। कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को नई मुस्लिम माओवादी क्यों कहते हैं, इसके पीछे बीजेपी के अपने विश्लेषण और तर्क हो सकते हैं। देखिए, उसमें वो आरोप है, वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, हिंदुओं से विरोध करने वाली पार्टी है। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का जब आप गहन विश्लेषण आप करेंगे ना, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं, जिससे ये लगता है कि कहीं प्रधानमंत्री जो आरोप लगाते हैं क्या उसमें वाकई कुछ दम है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस कहां जीती है? एक राज्य यूडीएफ केरलम और मुस्लिम लीग के सहयोग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सहयोग से वामपंथ के आखिरी किले को ध्वस्त कर दिया। यहां 140 विधायक हैं, 140 असेंबली केरल। कांग्रेस ने यहां उस विधानसभा में कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस की सबसे मजबूत सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें। ठीक, यानी दोनों पार्टियों ने मिलकर 83 सीटें जीती। इसमें मुस्लिम विधायकों की संख्या है 30। इसको ऐसे भी समझिए कि 140 केरल विधानसभा में कुल एमएलएस जीत कर आए हैं नए 140, उसमें से 35 मुस्लिम एमएलएस हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 35 में से 30 कांग्रेस लेड यूडीएफ के हैं। इसका ब्रेकअप भी मैं आपको बता देता हूं। 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के और 8 कांग्रेस के। मतलब आप दोबारा से समझिए, 140 विधायकों वाली केरलम विधानसभा में पक्ष विपक्ष में जो कुल 35 एमएलए मुस्लिम एमएलएस जीते, 35 मैक्सिमम, 140 में से 35, उसमें से 30 तो सिर्फ कांग्रेस गठबंधन के हैं। ये हाल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में भी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के कितने विधायक जीते हैं? बहुत आसान सा सवाल है, 2 विधायक, दोनों के दोनों मुस्लिम। और सुनिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 294 सीटों के लिए जितने उम्मीदवार उतारे थे, उसमें से 63 मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। टीएमसी ने जितने उम्मीदवार उतारे उसमें से 47 उम्मीदवार मुस्लिम थे। मतलब कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में इस बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। साहब, इसलिए शायद बीजेपी को कहने का मौका मिला कि मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को भी हरा दिया है। और बेशक कांग्रेस 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हारी है, लेकिन तुष्टीकरण के मामले में 5 राज्यों में जीती है। असम की बात करिए, असम में कांग्रेस के कुल 19 विधायक जीते हैं, 19 एमएलएज, इसमें सिर्फ एक हिंदू। असम में कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। इन 19 नवनिर्वाचित विधायकों में से सिर्फ एक विधायक डॉक्टर जयप्रकाश दास
हिंदू हैं, सिर्फ एक। 19 जीते हुए विधायकों में से 18 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यानी कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 100% विधायक मुस्लिम और असम में कांग्रेस के 95% विधायक मुस्लिम। बंगाल में 100% 2 के 2, यहां 95% 19 में से एक हिंदू। मतलब ये कि कांग्रेस अब खुद मुस्लिम बहुल सीटों और मुस्लिम वोटों तक सिमट चुकी है क्या? मतलब मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम बहुल सीटें, और स्ट्राइक रेट भी उस हिसाब से देखा जाए तो 80% के आसपास का जीत का स्ट्राइक रेट केरलम में और असम में जहां जहां टिकट दी गई है, मुस्लिमों को जो टिकट दी गई वहां तो 19 में से 18 जीत गए। कांग्रेस ने खुद अपने माथे पर, आप कह सकते हैं कि ये जो आरोप बार बार लगते हैं ना कि ये पार्टी जो है नई मुस्लिम लीग, जो प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं, कि कहीं उन आरोपों को सही साबित तो नहीं कर दिया। हैरानी की बात यह है कि असम में कांग्रेस ने जो मुस्लिम बहुल सीटें जीती उन पर कभी बदरुद्दीन अजमल की AIUDF का दबदबा हुआ करता था, AIUDF। लेकिन कांग्रेस ने उन मुस्लिम बहुल सीटों से AIUDF को भी बाहर करके अपनी पकड़ मजबूत कर लिए, AIUDF को भी हरा दिया कांग्रेस ने। मतलब साफ है, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा असम के वोटरों को लगातार जो संदेश देना चाह रहे थे ना, क्या उसमें वो सफल हो गए? उन्होंने कांग्रेस को मियां पार्टी का तमगा पहनाना चाहा। कांग्रेस पार्टी मियां पार्टी, हेमंता बिस्वा शर्मा वो तमगा पहनाना चाहा। क्या कांग्रेस ने खुद ही वो तमगा अपने गले में डाल दिया? मतलब जिस कांग्रेस को भारत के बंटवारे के विलन मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और गोरक्षकों की पार्टी कहते थे, अब उसी कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी नहीं, मुस्लिम केंद्रित राजनीति करने वाली पार्टियां भी मुस्लिम लीग कहने लगी है। कल सुनिए, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। AIUDF ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक राजनीति करती है और इसका फायदा बीजेपी को हिंदू वोटों के पोलराइजेशन में मिलता है। दूसरे के लिए जो कुआं खोदता है उनके सामने कुआं है। कांग्रेस ने UDF को शेष करने के लिए कुआं खोदा, उसी में खुद कांग्रेस को गिर गया और कांग्रेस खत्म हो गया। कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गया, इसका हमको दुख है। दोनों को कोई सब हार गया, बहुत बहुत मुबारक। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण, मतलब दो तरह की बहस होती है। एक आ जाता है बीजेपी बहुत एंटी हिंदू, बीजेपी बहुत एंटी मुस्लिम है, बीजेपी एंटी मुस्लिम, इस्लामोफोबिया। लेकिन क्या बीजेपी जितनी एंटी मुस्लिम है या नहीं है वो तो पता नहीं। वैसे तो कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी, मुस्लिम बहुल जिलों में भी बंगाल में बीजेपी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की है। लेकिन कांग्रेस क्या ज्यादा बड़ी एंटी हिंदू हो गई है? बीजेपी और बदरुद्दीन अजमल जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? साहब इसका जवाब कांग्रेस दे सकती है। लेकिन चुनाव नतीजों से यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि यह है कि मुस्लिम वोट बैंक अब जीत की गारंटी भी नहीं रहा है। यह बात ममता बनर्जी से बेहतर वाला कौन समझ सकता है? बीजेपी ने पूरे चुनाव में यह साबित करने की कोशिश की कि ममता बनर्जी TMC मुस्लिमों की पार्टी है। बीजेपी के इस आरोप को सयानी घोष के आंखों में मदीना, या ना दिल में काबा आंखों में मदीना वाले गाने ने और मजबूत किया। इससे हुआ यह कि बंगाल में हिंदू वोट एकजुट हो गए। बंगाल में 30% के आसपास मुसलमान। ये भी कहा जाता है कि बंगाल में दीदी के वोटों की गिनती शुरू ही 30% से होती थी। अब जब जहां वोटों की गिनती 30% से शुरू होती थी वहां भी दीदी नहीं जीत पा रही। मुस्लिम बहुल सीटों की भी बात करें, अगर 30 से 35% सीटों की बात करें तो वो भी जितनी सीटें हैं 90 से 100 उतनी सीटें भी नहीं जीती ममता। तो तुष्टीकरण ताकत नहीं, क्या कमजोरी बन गया है? एक तरफा एक मुश्त मुस्लिम वोटों के सपोर्ट के बावजूद, एक तरफा एक मुश्त मुस्लिम वोटों के सपोर्ट के बावजूद पश्चिम बंगाल में ना TMC जीत पाई, उधर असम में, या बंगाल में कितने 30%, असम में 34, उसके बावजूद असम में हिमंता 100 सीटों के पार कर गए। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण अब हार का नया कारण बन रहा है क्या? मतलब यह भी है कि भारतीय राजनीति का एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। मतलब मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाली राजनीति का खेल अब पलट चुका है। वो कहते हैं ना, टोपी पहनना, मजार जाना, इफ्तार पार्टियां, वो फोटो के चक्कर में लाइट कैमरा एक्शन, उसके दिन अब लद चुके हैं। मुस्लिम वोट बैंक अब ताकत नहीं, क्या कमजोरी बन चुका है। और सनातन की बात करने वाले खुद मिट रहे हैं। तमिलनाडु में क्या हुआ? सनातन के सफाई की बात की, वहां की जनता ने DMK का सफाई कर दिया। लेकिन कांग्रेस अभी ये समझने को शायद तैयार नहीं है। शायद इसलिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अब हार का शतक बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है, देश के ज्यादातर राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है। बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी साबित करने के करीब करीब कामयाब हो चुकी है।
99 लगातार हार, तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे। इसके बावजूद कांग्रेस की राजनीति का जो पैटर्न है बंगाल, असम, केरल में दिखाई दे रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को समझना होगा कि देश के तमाम राज्यों में सत्ता का रास्ता सिर्फ मुस्लिम वोट तय नहीं करते, अब चीजें बदल चुकी हैं। पहले कहा जाता था कि हिंदू वोट एकजुट हो ही नहीं सकता, मतलब देश में भी 80-20 को लेकर कहा जाता है कि जिसके पक्ष में 20 पोलराइज हो गया वो तो बना गया सरकार। यही बंगाल में कहा जा रहा था कि 30 वर्सेस 70 में 30 से गिनती शुरू होती है और 70 का बड़ा चंक इधर आ जाएगा, बन जाएगी सरकार। लेकिन देश के 20% वोट बैंक को गले लगाने के चक्कर में 80% को पराया करना ही हार की सबसे बड़ी गारंटी बनता नजर आ रहा है।